हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की कंपनी ला इंडिकेटर प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही थी, लेक्चर्स चल रहे थे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में कि डायरेक्टर्स क्या होते हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स क्या होते हैं, क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की या डायरेक्टर्स की। आज की वीडियो में उसी में हम आगे पढ़ेंगे कि संचालकों की स्थिति क्या होती है, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स, जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी में क्या होते हैं। आपको ये तो पता है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, लेकिन जो कंपनी के काम होते हैं उनको करने के लिए कोई व्यक्ति तो होने चाहिए, तो वही डायरेक्टर्स हो जाते हैं हमारे। तो हम उन्हें कंपनी में क्या माने, वो क्या होंगे, कंपनी के एजेंट होंगे, कंपनी के अधिकारी होंगे या कंपनी के कर्मचारी होंगे, क्या होंगे। तो वही हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्या होती है संचालकों की स्थिति, पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स। जो संचालक होते हैं उसके बारे में लॉर्ड जस्टिस बोवेन थे, उन्होंने कहा था कि संचालक जो होंगे कभी अभिकर्ता यानी एजेंट की तरह होते हैं, कभी ट्रस्टी न्यासी की तरह होते हैं, कभी कभी वो प्रबंध में मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सेदारी लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि संचालकों को, तो संचालकों को अलग अलग तरह से देखा जाता है। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि संचालक अभिकर्ता के रूप में, डायरेक्टर्स एज एजेंट, की कंपनी के, वो की कंपनी एक आर्टिफिशियल बॉडी है, कहीं पर भी जाना हो, कहीं पर भी कंपनी सेटेड काम हो तो कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो व्यक्ति होते हैं वही तो कंपनी के एजेंट होंगे। तो कंपनी को रिप्रेजेंट कौन करता है, जो कंपनी के संचालक होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि संचालक जो होते हैं कंपनी के अभिकर्ता यानी कि एजेंट के रूप में भी हो सकते हैं। और कंपनी के एजेंट रहते हुए उनके बहुत से उत्तरदायित्व होते हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो उन्हें पूरी करनी होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कंपनी की जो भी बिजनेस है उसका संचालन जो है बहुत ही ज्यादा सावधानी, अवेयरनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ और काफी हार्ड वर्क के साथ उनको करना पड़ता है। इसलिए कहा जा सकता है कि संचालक जो होंगे कभी कभी कंपनी के एजेंट अभिकर्ता होते हैं। लेकिन एक चीज पॉइंट में ध्यान में रखने वाला है कि वो एजेंट जो होते हैं कंपनी के होते हैं, ना कि अंशधारकों की। जो अंशधारक हैं कंपनी के, उनके एजेंट नहीं कहे जाते, वो सिर्फ कंपनी के एजेंट कहलाते हैं। फिर आ जाता है संचालक न्यासी के रूप में, डायरेक्टर्स एज ट्रस्टी। तो न्यासी होता कौन है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि वो संचालक है या नहीं माने जाएंगे ट्रस्टी। तो न्यासी जो होता है एक ऐसा व्यक्ति है जो अन्य व्यक्तियों के हित के लिए जो एसेट्स हैं, जो संपत्तियां हैं, उसकी देखभाल करता है, तो वो ट्रस्टी कहलाता है, न्यासी कहलाता है। तो संचालक जो होते हैं कंपनी के न्यासी नहीं होते हैं, ट्रस्टी नहीं होते, लेकिन जो कंपनी की पूंजी है, कंपनी की जो कैपिटल होती है और जो एसेट होती है उन पर कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं, जिससे कि किसी तरह जिस उद्देश्य से कंपनी बनाई गई वही काम करे। जो कैपिटल है वो वेस्ट ना हो, सही ढंग से इन्वेस्ट करी जाए, सही एसेट्स में इन्वेस्ट करी जाए। तो इस तरह से इस उसमें देखें अगर हम, तो हम कंपनी का न्यासी उन्हें मान सकते। वो डायरेक्ट ट्रस्टी नहीं होते, लेकिन क्योंकि वो इन चीजों के प्रबंध में सहयोग करते हैं, इन चीजों के प्रबंध में, नियंत्रण में उसके हेल्पफुल होते हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि वो ट्रस्टी की तरह होते हैं। तो उनका ये उत्तरदायित्व भी बनता है, उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है कि ये पूंजी एवं संपत्ति जो है उसका सही ढंग से ध्यान रखें और ये देखें कि सही जगह पर उसको यूज किया जा रहा, उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से कंपनी जो होगी और जो संचालक डायरेक्टर्स होते हैं उनके बीच में एक वैश्विक संबंध, वैश्वासिक संबंध हो जाता है कि जो कंपनी होती है उसके ट्रस्ट रहता है कि जो हमने अपनी काम करने का या अपने बिजनेस को चलाने का जिन लोगों के हाथ में दिया है वो सही ढंग से चला रहे हैं, इसीलिए वो कंपनी के ट्रस्टी हो जाते हैं। फिर आ जाता है प्रबंध करने वाले साझेदार के रूप में, एज मैनेजिंग पार्टनर। क्योंकि जो संचालक होते हैं कंपनी का संचालन कर रहे होते हैं, तो एक तरह से वो प्रबंध जो होता है, मैनेजमेंट जो होता है, उसमें भी एक हिस्सेदार होते हैं, एक भाग लेते हैं। तो जैसे एक साझेदार होता है फर्म का प्रबंध अपने एवं अन्य जो साझेदार होते हैं, बाकी जो उसके पार्टनर्स होते हैं, उसके लाभ के लिए करता है। एक पार्टनर है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो वहां पर वो उसमें काम जो करेगा इसीलिए तो करेगा कि उसको प्रॉफिट हो, साथ ही जो उसके पार्टनर्स है उनको भी प्रॉफिट हो। तो एक संचालक भी जब कंपनी का प्रबंध करता है, कंपनी को चला रहा होता है, तो वहां पर वो भी ये चीज चाहता है ना कि ये कंपनी को प्रॉफिट हो, क्योंकि जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसको भी तो उसी से ही सैलरी मिलनी है, उसी से उसका भी प्रॉफिट होना है। इसलिए कहा माना जा सकता है कि जो कंपनी में जो कंपनी में प्रबंध करने के लिए एक साझेदार के रूप में भी हम संचालकों को देख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि साझेदार जो होता है, पार्टनर जो होता है, उसके बहुत से राइट होते हैं एक पार्टनरशिप में, लेकिन यहाँ पर अगर संचालकों की बात करें तो उसके अधिकार जो होते हैं वो काफ़ी सीमित होते हैं। जो अंतर्नियम बनाते हैं हम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके अनुसार जो उसको अधिकार, जो उसको राइट्स दिए होते हैं, वो उसी के अंडर में रह कर के काम करती है, उसके बाहर नहीं कर सकती। लेकिन साझेदारी जो होती है तो वहाँ पर काफ़ी राइट्स मिल जाते हैं पार्टनर को अपने साइड से कोई भी डिसीजन लेने के, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि सब कुछ अंडर कंट्रोल रहता है, पूरी तरह संचालक अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं चला सकता है। तो कुछ हद तक मान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं कह सकते हम कि संचालक होते हैं वो प्रबंध करने वाले साझेदार होते हैं। फिर आता है कंपनी के एक अंग के रूप में एज पार्ट ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पर क्या है, संचालकों को, जो डायरेक्टर्स होते हैं, उनको कंपनी का एक मेन पार्ट माना गया है, एक प्रमुख अंग माना जाता है। इसमें न्यायाधीश नोबेले जो थे उन्होंने इसके बारे में कहा भी है कि कंपनी जो कि एक शरीर है, उसका मस्तिष्क जो है वो संचालक मंडल है। कंपनी केवल उसके माध्यम से ही कार्य कर सकती है। यानी कि कंपनी तो एक आर्टिफिशियल बॉडी हो गई, क्योंकि आर्टिफिशियल है तो उसका माइंड तो है नहीं अपना, तो उसके माइंड का काम कौन करता है? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक मंडल होता है, वो काम करता है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक इम्पॉर्टेंट भाग माना गया है जो संचालक होते हैं उसको। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि संचालक कर्मचारी के रूप में, कि जो संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, कि कंपनी के कर्मचारी एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं। तो जो संचालक होते हैं, जो अंशधारी होते हैं, वो उनको निर्वाचित करते हैं। तो वहाँ पर हम पूरी तरह नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से कर्मचारी होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं। कंपनी के साथ उनका एक अनुबंध होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वहाँ पर उनको कंपनी का एक वेतनभोगी ये माना जाता है कि उन्हें सैलरी भी मिल रही है, तो कर्मचारी को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो सब भी उनको मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संचालक हैं उसकी और भी बहुत सी भूमिकाएं होती हैं, बहुत से रोल होते हैं, इसलिए हम पूरी तरह से ये भी नहीं कह सकते कि वो कंपनी के कर्मचारी होते हैं। तो अगर हम एक बात करें कंक्लूजन की कि क्या है एक संचालक, तो वहां पर आ जाता है कि संचालक ना तो कंपनी का एक एजेंट है, ना ट्रस्टी है, ना ही पूरी तरह से प्रबंधक साझेदार है, और ना ही कंपनी का कर्मचारी है, बल्कि वो कंपनी का एक इस तरह के एक आवश्यक अंग के रूप में काम करता है कि आवश्यकता होने पर या सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस सभी स्थितियों में हम उसको कार्य करते हुए देख सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार डिपेंड हो जाता है कि एक संचालक कंपनी के लिए उस टाइम पर क्या है, ट्रस्टी है कि एजेंट है कि कर्मचारी है, क्या है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि संचालक जो होते हैं उसकी स्थिति, पोजीशन एक कंपनी में क्या होती है। ओवरऑल कह सकते हैं कि संचालक जो होता है और कंपनी जो होती है उनके बीच में एक वैश्वासिक या फिर न्याय संगत संबंध होता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कंपनी में संचालक की स्थिति क्या होती है, तो ये आपको पूरा लिखना होगा। अब आ जाता है कि संचालकों की नियुक्ति कैसे की जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि क्या योग्यताएं होती हैं। अब हम देखेंगे कि उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, किस तरह उनको अपॉइंट किया जाता है। सेटेड क्वेश्चन भी लॉन्ग में बनता है आपका। संचालकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो नियुक्ति जो होगी उसको हम 5 शीर्षक हैं, 5 टाइटल हैं, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला हो जाता है प्रथम संचालकों की नियुक्ति। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है आपका तब तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि प्रथम संचालक कौन नियुक्त करता है या बाकी के संचालकों को कौन नियुक्त करता है, तो ध्यान से समझिएगा। फिर आ जाता है साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति, संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति, अन्य पक्षों द्वारा संचालकों की नियुक्ति, अधिकरण ट्रिब्यूनल द्वारा संचालकों की नियुक्ति। अलग अलग सिचुएशंस होती हैं कंपनी में, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है आपकी ये 5 पॉइंट आएंगे। आइए समझते हैं इसे। पहला पॉइंट है प्रथम संचालकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। तो यहाँ पर कैसे की जाती है, पहला हो जाता है पॉइंट इसमें कि अंतर नियमों में दिया गया नाम, कि प्रथम संचालकों की नियुक्ति जो की जाती है, अंतर नियम जो होंगे, जो क्योंकि कंपनी का जब एक समामेलन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो वहां पर हम पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम, प्रविरण, जो प्रोस्पेक्टस होता है, सब कुछ बना चुके होते हैं। तो वहां पर जो हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें नाम दे रखा होता है संचालकों का। तो जो उसमें अगर नाम दे रखा होगा तो वही आपकी क्या कहलाते हैं, प्रथम संचालक कहलाते हैं। या फिर जो पार्षद सीमा नियम बनता है उसका हस्ताक्षर करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, तो वो संचालक क्या कहलाते हैं, प्रथम संचालक कहलाते हैं। और इस तरह के संचालक के डायरेक्टर्स जो होते हैं वो तब तक अपने पद पर बने रहते हैं या तब तक माने जाते हैं प्रथम संचालक, जब तक कि जो कंपनी है पूरी तरह से बन जाने के बाद, उसके बाद जो उसकी पहली साधारण सभा होती है, जनरल मीटिंग होती है, तब तक वो अपने पद पर माने जाते हैं, वो कहलाते हैं प्रथम संचालक। फिर आ जाता है
साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल मीटिंग। तो प्रथम संचालक आपने समझ लिया। तो प्रथम संचालकों का कार्यकाल जो रहता है कब तक रहेगा, कंपनी की प्रथम वार्षिक साधारण सभा तक होता है। जब वो प्रथम वार्षिक साधारण सभा होती है तो वहां पर नए संचालक, नए डायरेक्टर्स को नियुक्त किया जाता है। अब जो कंपनी के अंतर नियम होते हैं, जब तक उन अंतर नियमों में स्नातक संचालकों को प्रत्येक वार्षिक सभा में अवकाश ग्रहण करने के लिए व्यवस्था न दी गई हो, तब तक कंपनी के कुल संचालक जो भी होंगे उसमें से कम 2/3 संचालक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कार्यकाल की अवधि संचालकों के बारी बारी यानी कि लगातार सबका जो है अवकाश ग्रहण नहीं होता है, रिटायरमेंट नहीं होता है। जो कम से कम 2/3 संचालक ऐसे होते हैं जिनका जो होगा रिटायरमेंट होता है। उसके बाद आ जाता है कि 1/3 संचालकों का अवकाश ग्रहण करना और उनके स्थान पर नियुक्ति। उसके बाद क्या रहता है कि प्रत्येक वार्षिक साधारण सभा में एक रोटेशन रूल चलता रहता है, जिसमें संचालक जो होते हैं वो बारी बारी से अवकाश ग्रहण करते रहते हैं और नए संचालकों की नियुक्ति होती जाती है। फिर आ जाता है संचालक मंडल द्वारा संचालकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कि कभी कभी ये रहता है कि किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से जो संचालक होते हैं उनका पद रिक्त हो जाता है, खाली हो जाता है, तो वहां पर आकस्मिक रिक्त स्थान पर जो संचालकों की नियुक्ति होती है तो वो हो जाती है संचालक मंडल द्वारा। कैसे रहता है कि एक कंपनी में साधारण सभा में नियुक्त किए गए किसी संचालक का पद उसके निर्धारित समय में समाप्त होने से पहले आकस्मिक रूप से रिक्त होता है, तो उस रिक्त स्थान की जो पूर्ति होती है तो कंपनी के जो अंतर नियमों में जिस तरह की व्यवस्था रखी होगी उसी के अधीन रहते हुए संचालक मंडल करता है। और उनका अनुमोदन जो करते हैं जो कंपनी के ही सदस्य होते हैं, वो अगली जो नेक्स्ट वाली आपकी सामान्य सभा आती है, जनरल मीटिंग आती है, वहां पर करते हैं। और इस प्रकार जो भी संचालक नियुक्त होता है वो अतिरिक्त संचालक कहा जाता है और वो तभी तक कार्य करेगा जब तक कि संचालक को करना चाहिए। जिसकी पहले नियुक्ति हुई थी और अचानक से उसने अवकाश ग्रहण कर लिया है, उसका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, तो उसका जो भी रिमेनिंग टाइम होगा उस रिमेनिंग टाइम तक ही वो जो अतिरिक्त संचालक है वो कार्य करेगा, उसके बाद वो हट जाता है। तो आकस्मिक नियुक्ति कैसे हो सकती है, तो वो हो जाती है कि जो संचालक है, निदेशक है, उसकी डेथ हो जाना या दिवालिया हो गया या उसने खुद त्याग पत्र दे दिया या तो किसी कारण से वो अयोग्य हो गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। डिस्क्वालीफाई कैसे होगा ये मैं प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आपकी समझ में आ गया होगा कि जो संचालक मंडल होता है वो किस तरह के जो है संचालकों की नियुक्ति करता है। उसके बाद आ जाता है अन्य पक्षों द्वारा संचालकों की नियुक्ति। अन्य पक्ष कौन से होते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय अदर पार्टीज। तो यहाँ पर हो जाएगा कि जो अंतर नियमों में अधिकृत व्यक्ति होते हैं, ऑथराइज्ड होते हैं, वे ही संचालक नियुक्त कर सकते हैं। तो वो कौन से व्यक्ति होंगे, जो कंपनी को ऋण देने वाले व्यक्ति हैं, जिन्होंने कंपनी ने जिनसे बड़ा ऋण कोई लिया हो, कोई बड़ा लोन लिया होता है, या फिर बैंकिंग और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हो सकती हैं, ऋण पत्रधारी डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, व्यापार विक्रेता हो सकता है, लघु अंशधारक द्वारा चुनाव के आधार पर नियुक्ति। तो ये सारे लोग जो हैं वो अन्य पक्ष जो होते हैं, अन्य पक्ष में आएंगे, अदर पार्टीज में आते हैं, वो संचालकों की नियुक्ति कर सकते हैं। कब, जब अंतर नियम जो होते हैं उसमें उनका नाम दे रखा हो और वो ऑथराइज्ड हो। और इसमें जो संचालक मंडल में इन संचालकों की जो नियुक्ति की जाती है, जो बाह्य पक्षों, अन्य पक्षकारों द्वारा की जाती है, तो वहां पर कुल संचालक जो है उसका 1/3 यानी कि 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अन्य पक्षों द्वारा संचालकों की नियुक्ति कैसे की जाती है। फिर आ जाता है अधिकरण ट्रिब्यूनल द्वारा संचालकों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय ट्रिब्यूनल। इसमें क्या रहता है कि जो अधिकरण होगा, जो लॉ होता है, उसके द्वारा, लॉ बोर्ड के द्वारा की जाती है। तो कितने संचालक हो सकते हैं, तो अधिकरण इतने संचालक की नियुक्ति कर सकता है जितने अधिकरण द्वारा कंपनी या इसके अंशधारियों का हित को समझेगा, या फिर जो पब्लिक कंपनी है उसमें सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हित समझे कि हाँ इतने करना चाहिए, जिससे कि जो अंशधारी हैं बाकी उनका किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो और बाकी का जो संचालक मंडल है वो उन पर अपने अकॉर्डिंग चीजों को ना लादने पाए, तो उतने ही संचालकों की नियुक्ति करता है। तो ये हो जाता है आपका कि संचालकों की नियुक्ति किस तरह से की जाती है या कौन कौन संचालकों की नियुक्ति कर सकता है। अब मेन इसमें पॉइंट आता है एक कि संचालक मंडल के अधिकार क्या होते हैं, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि संचालक मंडल जो होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या उनके पावर्स होती हैं, साथ ही उनके जो संचालक हैं उनकी क्या कर्तव्य और ड्यूटीज होती हैं। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा, दायित्व उनके समझेंगे हम। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।